द विजन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2014 के सामान्य अध्ययन के हल प्रश्न पत्रों को देखेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था 1899 में, 1901 में, 1903 में या फिर 1905 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1905 में। देखिए, प्रश्न बंगाल विभाजन से संबंधित है और कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में मणिंद्र चंद्र नंदी की अध्यक्षता में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था और यहीं पर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा को लागू कर दिया गया था। तो यहाँ पे दो डेट जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला 20 जुलाई को जो है कि जो विभाजन की घोषणा की गई थी कर्जन के द्वारा, उसको समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था पहली बार। और 16 अक्टूबर को क्या हुआ था? इस विभाजन की घोषणा को लागू कर दिया गया था। ठीक है, 16 अक्टूबर को। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया था, फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी कर्जन द्वारा, मिंटो द्वारा, डलहौजी द्वारा या फिर वेल्जली द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिंटो के द्वारा। देखिए, भारत सचिव मार्ले एवं वायसराय लॉर्ड मिंटो ने सुधारों का भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित किया था, जिसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। और जो इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था वह क्या था? फूट डालो और राज्य करो। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया था, गदर पार्टी का मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को में, न्यूयॉर्क में, मद्रास में या फिर कलकत्ता में। तो आप सभी लोग को पता होगा इसका जो मुख्यालय था, हेडक्वार्टर कहाँ था? ये था सैन फ्रांसिस्को में। देखिए, 1913 में सोवन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द अमेरिका नामक एक संस्था की स्थापना की थी और इस संस्था के द्वारा गदर नामक एक अखबार निकाला गया, जिसके कारण इस संस्था का नाम भी गदर पड़ गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया था, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा है कि राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था, जो उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। बाकी जो 3 है, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय, ये लोग उग्र राष्ट्रवाद से संबंधित थे। आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है, इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिर मोतीलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, देखिए, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और भारत की आशा कहकर पुकारा जाता है। गांधी जी ने इन्हें भारत का पितामह कहकर भी पुकारा है। इन्होंने 1867 में यानी 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की और इन्होंने धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को भी पेश किया था। इन्होंने 1901 में, ये भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक को प्रकाशित किया और इन्होंने कुल तीन बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पहली बार कब किया था? पहली बार इन्होंने किया था 1886 में, 1886 में, और यह हुआ था कोलकाता में। दूसरी बार इन्होंने किया था 1893 में और यह हुआ था आपका लाहौर में। यह लाहौर में हुआ था और पहला वाला कोलकाता में हुआ था। और इसके बाद इन्होंने जो अध्यक्षता की थी 1906 में। ठीक है, 1906 में इन्होंने किया था और यह भी कहाँ हुआ था? यह भी कलकत्ता में हुआ था। तो इन्होंने कुल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 1886, 1893 और 1906। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, प्रश्न संख्या 6, इसमें पूछा गया था, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, देखिए, जब 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई थी तो इसकी अध्यक्षता किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि ये अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके बाद 11 दिसंबर को इसकी दूसरी बैठक होती है और 11 दिसंबर को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का अस्थायी, ठीक है, अस्थायी जो है कि अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है, स्वतंत्रता का नवग्रहित
तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? 31 दिसंबर 1928, 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1930 या फिर 31 दिसंबर 1931? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 31 दिसंबर 1929। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। इसमें पूछा गया था भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है। वे हैं अनुच्छेद 13 से 17, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 15 से 19 या फिर अनुच्छेद 16 से 20? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से 18। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया था भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। किस देश से लिया था? यूएसए के संविधान से, यानी कि अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से या फिर सोवियत संघ के संविधान से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यूएसए के संविधान से, यानी कि अमेरिका के संविधान से। देखिए, भारतीय संविधान में सन्निहित यानी शामिल मौलिक अधिकार की अवधारणा, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, संविधान की सर्वोच्चता, जो ये उपयुक्त प्रावधान है, इन सभी को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आइए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया था किनके बीच संबंधों की पुनरीक्षा, यानी सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है टाइपिंग में, किनके बीच संबंधों की पुनर्परीक्षा के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, विधायिका और कार्यपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका या फिर केंद्र और राज्य? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केंद्र और राज्य। आइए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया था भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? भाग 10, भाग 11, भाग 14 और भाग 15? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाग 11, 11। ठीक है, इसमें उसका उल्लेख किया गया है। आइए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया था यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो शायद आप लोगों को इसका जवाब पता हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आइए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह या समान नागरिक संहिता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुफ्त कानूनी सलाह। आइए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं देखेंगे इस प्रश्न पत्र में। प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया था भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहित याचिका से, न्यायिक पुनरावलोकन से या फिर न्यायिक स्वतंत्रता से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनहित याचिका से। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने 2021 का और 2017 का, 2016 का जो आपका री एग्ज़ाम हुआ था वह, और 2016 का जो कैंसल पेपर हुआ था वह, उन सभी का हम लोगों ने समान अध्ययन के हल प्रश्न पत्रों को देख लिया है। आप लोग इसे जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं पिछले 4 साल के पेपर को। आज ये 5वां पेपर है। इसके बाद हम लोग हिंदी के पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है एक करंट अफेयर्स का प्रश्न था। प्रश्न पूछा गया था कि 2015-16 में संघ सरकार के बजट में निम्नलिखित में से कौन सी पेंशन योजना को पुनः प्रारंभ किया गया था? यह करंट अफेयर्स का प्रश्न था। इसका राइट आंसर अटल पेंशन योजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और एक बात और, हम लोग जो है कि इस प्रश्न पत्र में करंट अफेयर्स के प्रश्नों को नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन जो प्रश्न होते हैं एक बार आप उनको जरूर देखिएगा। इससे आप लोगों को प्रश्नों की प्रकृति मालूम होगी। इस पेपर को, जो प्रश्न पत्र है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे अपलोड कर देंगे। आप लोग टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग उसको ज्वाइन करके वहाँ पे PDF को प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यह भी करंट अफेयर्स का प्रश्न था, इसको हम लोग नहीं देखेंगे। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 18 में पूछा गया था प्रतिछाया बैंकिंग क्या है? बैंक के कार्य को बैंक द्वारा आउटसोर्स करना, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना, घरेलू बैंकों की विदेश में गतिविधियां, विदेशी बैंक द्वारा दूसरे देश के अंदर बैंकिंग क्रियाएं व अन्य गतिविधियां करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना।
ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय संस्थाएं भारत में कार्यरत हैं? हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, सैमसंग कॉरपोरेशन, गेस्ट कीन एंड विलियम्स फार्मा या एलजी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 3 और 4, 2 4 2 3 और 4, 1 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें जो है कि सैमसंग कॉरपोरेशन एक ये हो गया और दूसरा एलजी हो गया। ये दोनों क्या है? ये दोनों बहुउद्देशीय संस्थाएं भारत में कार्यरत हैं। तो 2, 2 और 4, ठीक है। किस ऑप्शन में है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 और 4। अब आइए हम लोग प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है, भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ा है, लगभग स्थिर रहा है, कुछ कम हुआ है, पहले बढ़ा है और फिर 1991 के पश्चात घटा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निरंतर बढ़ा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है? 1971 से 1980, 1991 से 2000, 2001 से 2010 या फिर 2005 से 2015। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2005 से 2015। देखिए रोजगार विहीन वृद्धि वह स्थिति होती है जिसके अंतर्गत जो कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर तो बढ़ता है परंतु रोजगार के अवसरों में उस अनुपात में वृद्धि नहीं होती है, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस स्थिति को कहते हैं रोजगार विहीन वृद्धि का दशक, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया था कि मेघालय का लोक नृत्य है नाटी, लोहो, बम्बू नृत्य या फिर खानटूम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोहो, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लोहो हो जाएगा। और ये मेघालय की जयंतिया जनजाति में लोकप्रिय जो कि एक लोक नृत्य है, ठीक है। मेघालय की किस जनजाति में है? जयंतिया जनजाति में। हो सकता है आपकी परीक्षा में जनजाति पूछ ले। जयंतिया जनजाति में लोकप्रिय एक लोक नृत्य है लोहो। आइए प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। यह करंट अफेयर्स का प्रश्न था और इसमें पूछा गया था कि वर्ष 2014 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इनमें से किनको प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शशि कपूर को, ठीक है। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है, एक मिनट, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है मेरठ में, बुलंदशहर में, लखनऊ में या फिर गोरखपुर में? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है चित्रकूट में, सहारनपुर में, कानपुर में या फिर लखनऊ में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लखनऊ में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26। इसमें पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिला में स्थित है? फर्रुखाबाद, मेरठ, कानपुर या फिर इलाहाबाद? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेरठ। मेरठ में एक जगह है मोदीपुरम, ठीक है, वहाँ पे जो कि आलू का अनुसंधान केंद्र स्थित है, मोदीपुरम। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। इसमें पूछा गया था, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा या फिर चूनेदार मृदा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जलोढ़ मृदा, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की जो मात्रा होती है बहुत कम होती है और इस मिट्टी में पोटास एवं चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, इसलिए सबसे अधिक उपजाऊ होता है। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। 28 में पूछा गया था कि साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में, चना के खेत में, धान के खेत में या फिर गेहूं के खेत में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, तंबाकू के खेत में। देखिए खरपतवार से प्रत्येक वर्ष आपका एक प्रश्न जरूर पूछा गया है, तो आप लोग खरपतवार के बारे में भी जानते रहिए। जो पिछले साल के जितने पेपर में अभी तक मैंने बताया उन सबको अच्छे से याद कर लीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तंबाकू के खेत में। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। 29 में पूछा गया था, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है उड़द के दाने में, अरहर के दाने में, मटर के दाने में या फिर सोयाबीन के दाने में? तो आप सभी लोग को पता है इस सोयाबीन के दाने में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। और ये कितना पाया जाता है? तो इसमें जो कि सोयाबीन के दाने में जो प्रोटीन की मात्रा होती है कितनी होती है? ये होती है लगभग 38 से 40%, ठीक है। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30। इसमें पूछा गया था, किसी फार्म के चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? बीज, उर्वरक, सिंचाई जल, भूमि, राजस्व। चल लागत पूंजी में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
भूमि राजस्व। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भूमि राजस्व। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। 31 में पूछा गया था कि बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है, क्या है? 45 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या फिर 5 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 में पूछा गया है मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है देश में आयातों एवं निर्यातों का बढ़ना, देश में आयातों एवं निर्यातों का घटना, देश में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना, देश में आयातों का बढ़ना और निर्यातों का घटना। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देश में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है एक करंट अफेयर्स का प्रश्न था, इसको छोड़ देते हैं। 34 देखते हैं। इसमें पूछा गया था कि भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई? वीपी सिंह, पी चिदम्बरम, डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर यशवंत सिन्हा। पूछा है दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा तो की गई थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा वीपी सिंह के द्वारा की गई थी। और जो है कि भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति घोषणा वीपी सिंह द्वारा यह की गई थी 1985-86 में, इस वित्त वर्ष में की गई थी। 1985-86 में की गई थी। जो ये बजट होता है हमारा, तो इसके दौरान ये 1985-86 के बजट में इसका उल्लेख किया गया था। आइए प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? विक्रय कर, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी या फिर संपदा कर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संपदा कर। डी हो जाएगा संपदा कर। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। इसमें पूछा गया था कि किस राज्य सरकार के व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है? नागालैंड, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और असम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू और कश्मीर। आइए प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 में पूछा गया था कि भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी, यानी कि आमदनी पर टैक्स की शुरुआत की थी? सर चार्ल्स वुड, लॉर्ड मैकहेल, जेम्स विल्सन या फिर विलियम जोन्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जेम्स विल्सन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 देखते हैं। यह जो कि पूछा गया था कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान का अधिकतम सीमा क्या है? 3 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख या फिर 10.5 लाख रुपया। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 यह जो कि पूछा गया था कि पैन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, जैसे इकोनॉमी के प्रश्न है, जैसे AFZPK 7190 के, इसमें P दर्शाता है। P किसको दर्शाता है? प्रश्न पूछा है कि इसमें P किसको दर्शाता है? व्यक्तिगत, फर्म, अविभाजित हिंदू परिवार या फिर व्यक्तियों का समूह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यक्तिगत। ठीक है, P किसको दर्शाता है? P व्यक्तिगत को दर्शाता है। आइए प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 में पूछा गया था कि 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए? मालेगाम समिति, गोईपोरिया समिति, रंगराजन समिति या फिर बैंकिंग रिफॉर्म समिति। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मालेगाम समिति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मालेगाम समिति। आइए प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 में पूछा गया था कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा। दो लिस्ट दिए गए हैं। एक तरफ दुर्घटना बीमा है, दूसरी तरफ क्या जीवन बीमा है। तो 1 लाख दुर्घटना बीमा पर 30,000 जीवन बीमा, 30,000 दुर्घटना बीमा पर 1 लाख जीवन बीमा, 30,000 दुर्घटना बीमा पर 10,000 जीवन बीमा या फिर 1,30,000 दुर्घटना बीमा पर 1 लाख जीवन बीमा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 लाख दुर्घटना बीमा पर 30,000 जीवन बीमा। ठीक है, अब आइए हम लोग प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 में पूछा गया था भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है कुल जनसंख्या से, बच्चों की जनसंख्या से, वयस्कों की जनसंख्या से या फिर 7 वर्ष की उम्र के ऊपर की जनसंख्या से। प्रश्न पूछा है कि भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है, तो किससे की जाती है? ये की जाती है 7 वर्ष की उम्र के ऊपर की जनसंख्या से। ठीक है, प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव या फिर वन रोपण। तो ये तीनों तो पॉजिटिव चीज़ें हैं।
लकड़ी काटने से क्या होता है, पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। ठीक है, 43 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। 44 में पूछा गया था, 44 में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है ह्यूमस उदाहरण है मृदा संरचना का, क्रिस्टेलाइट का, जैविक कोलाइट का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैविक कोलाइट का, जैविक कोलाइट का। ठीक है, प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 में पूछा गया था शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न ताप से, निम्न आर्द्रता से, उच्च वाष्पन से या फिर अति उच्च ताप से। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निम्न आर्द्रता से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निम्न आर्द्रता से। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 में पूछा गया था पारिस्थितिकीय निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीव और वातावरण। देखिए, पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित और विस्तृत अध्ययन करने का जो श्रेय जाता है और जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेकल को प्राप्त है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है अर्नेस्ट हेकल के बारे में, और उनके अनुसार वातावरण और जीव समुदाय के मध्य पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी कहते हैं। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 47 क्वेश्चन नंबर। इसमें पूछा गया था मृदा क्षरण को रोका जा सकता है सघन वर्षा से, वन नाशन से, वन रोपण से या फिर अतिचारण से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, पूछा कि मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वन नाशन से, सघन वर्षा से, वन नाशन से, वन रोपण से या फिर जो है कि अतिचारण से। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वन रोपण से। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 48। प्रश्न संख्या 48 में पूछा गया है लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा है कि लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। ऑप्शन दिया गया है बलिया, उन्नाव, हरदोई और बाराबंकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बलिया। बलिया जो है कि लखनऊ की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। लखनऊ जिले की सीमा को स्पर्श करने वाले जो जिले हैं, अन्य जिले कौन कौन से हैं, इसमें आपका हरदोई हो जाएगा, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और जो है कि उन्नाव। ठीक है, और भी जिले हैं। तो ये जिले जो कि लखनऊ जिले के सीमा को स्पर्श करते हैं। आइए 49 देखते हैं। 49 में पूछा गया था उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है। उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख सुविधा या फिर किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। आइए प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। यह जनसंख्या से प्रश्न पूछा गया था। इसमें पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। रिपीटेड प्रश्न है, इसके पहले भी प्रश्न पूछा गया था। 31.8%, 30.8%, 32.2% या फिर 31.2%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 31.2%। ठीक है, अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 51। इसमें पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न था, उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल चलाने का निर्णय किया है। इस सूची में निम्नलिखित शहरों में से किसका स्थान नहीं है। कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी। देखिए, जब प्रश्न पूछा गया था उस समय उस लिस्ट में मेट्रो की सूची में इलाहाबाद को शामिल नहीं किया गया था, यानी प्रयागराज को शामिल नहीं किया गया था। बाद में 2015 की जो लिस्ट आई उसमें इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज को शामिल किया गया था। तो राइट आंसर जब प्रश्न पूछा गया तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद। आइए प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। इसमें पूछा गया था कि भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओडिशा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 में पूछा गया था क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा बृहत्तम महाद्वीप है। एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है कि महाद्वीप कौन सा है, सबसे पहले आपका एशिया हो जाएगा, एशिया। उसके बाद क्या है, इसके बाद आपका है अफ्रीका है, अफ्रीका है। अफ्रीका के बाद क्या है, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका के बाद क्या आएगा आपका दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के बाद कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका के बाद आपका है अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका के बाद है यूरोप, यूरोप के बाद क्या है ऑस्ट्रेलिया। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा महाद्वीप हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया। दूसरे नंबर पर क्या है आपका अफ्रीका है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या देखते हैं
54 इसमें पूछा गया था कि अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर राजस्थान, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है। देखिए अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात के पालमपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, यानी राजस्थान में भी है, गुजरात में भी और दिल्ली में भी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है, गोदावरी, महानदी, नर्मदा या फिर ताप्ती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महानदी। महानदी जो है कि ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। 56 में पूछा गया था कि बेतवा नदी मिलती है गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से या फिर सोन से। तो ये जो बेतवा नदी है वो किससे मिलती है, वो मिलती है यमुना नदी से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यमुना नदी से मिलती है। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर में जो कि है बेतवा नदी यमुना नदी से मिलती है, कहाँ पे, हमीरपुर में। 57 देखते हैं। इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एशिया, ठीक है। 58 में पूछा गया कि मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक देश है, कौन सा है, सोना का, तांबा का, जस्ता का या फिर चांदी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चांदी का, ठीक है। जो मैक्सिको है सबसे बड़ा उत्पादक देश किस चीज़ का है, या चांदी का है। आइए 59 देखते हैं। 59 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है, शिकागो, बफेलो, डेट्रॉइट या फिर डुलुथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डुलुथ, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है 60 में, क्वेश्चन नंबर 60। इसमें पूछा है हजीरा बीजापुर जगदीश HBJ गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कंपनी या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 61 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर ओडिशा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओडिशा, यानी कि ओडिशा में आपका जो कि इलायची का उत्पादन नहीं होता है, बाकी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु इन तीनों राज्यों में क्या होता है, यहाँ पे इलायची का उत्पादन किया जाता है। आइए प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। 62 में पूछा गया था भारत के कितने राज्य समुद्र किनारे पर है, 7, 8, 9, 10। देखिए ये भी रिपीटेड प्रश्न है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9। जैसा पिछली बार मैंने बताया था कि जो है कि आपका पश्चिम में आपका यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होता है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ठीक है। 5 राज्य पश्चिम में है, और तमिलनाडु, आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, 4 राज्य इस साइड, 5 4 9, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। 63 में पूछा गया था कि सारगासो समुद्र की विशिष्टता है, अति ठंडा पानी, अति गर्म पानी, अत्यधिक लवणीय पानी या फिर विशिष्ट समुद्री वनस्पति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 64 में पूछा गया है, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है, बोलिविया का रेड लैगून, डोमिनिका की बाइलिंग झील, चीन की 5 फ्लावर झील या फिर क्रोएशिया की प्रिटविस झील। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डोमिनिका की बाइलिंग झील, ठीक है। प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। 65 में पूछा गया था भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु क्या है, भारतीय राज्यों में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलिए प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। इसमें पूछा गया था मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है, तुलसी झील, बिहार झील, पोवई झील या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार झील। आइए प्रश्न संख्या 67 देखते हैं। 67 में पूछा गया था महात्मा गांधी की ऐतिहासिक प्रतिमा का अनावरण किस देश की संसद चौक पार्लियामेंट स्क्वायर में किया गया है, जापान, USA, ब्रिटेन या फिर फ्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन के संसद यानी कि पार्लियामेंट्री स्क्वायर में महात्मा गांधी की ऐतिहासिक प्रतिमा का अनावरण किया गया है।
आइए प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। 68 में करंट अफेयर्स का प्रश्न था, इसको छोड़ देते हैं। 69, नैना नाम से नया शहर निम्नलिखित हवाई अड्डों में से किसके पास स्थापित किया जाएगा? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। ठीक है, प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। 70 में पूछा गया था, सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले के अनुसार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी कि AFT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकती है। उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार कर सकती है, या फिर उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर मेजर से नीचे के पदाधिकारियों से संबंधित मामलों में ही विचार कर सकती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकती है। आइए प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। प्रश्न संख्या 71 में पूछा गया था कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र यानी कि NCZCC चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? मिर्ज़ापुर। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था और उस समय इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, वाराणसी। ठीक है, प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। लखनऊ बाय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो लिखी गई थी विनोद मेहता के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विनोद मेहता के द्वारा। 73 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्यजीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है? ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न था और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, प्रश्न संख्या 74 करंट अफेयर्स का प्रश्न था और इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, कैथरीन वाइनर। ठीक है, प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। 75 में पूछा था कि मीठी वृद्धि परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, USA, अमेरिका। ठीक है, अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 76, इसमें पूछा गया था कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात उत्पादन में किस स्थान पर है? चौथा, तीसरा, दूसरा या पहला? जब प्रश्न पूछा गया था उसमें भारत तीसरे स्थान पर था। वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार भारत जो कि विश्व में कच्चे इस्पात उत्पादन में दूसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, तो राइट आंसर उसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए प्रश्न क्या देखते हैं। 77 ज्योग्राफी का प्रश्न है या आप बोल सकते हैं कि पारिस्थितिकी का प्रश्न है। इसमें पूछा गया था कि एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? सतत विकास से, परमाणु निशस्त्रीकरण, पेटेंट संरक्षण या फिर कृषि संबंधी परिधान? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सतत विकास से। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 78 में प्रश्न पूछा गया था, केंद्र सरकार का मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? दलहन उत्पाद, 7 टीका निवारणी रोगों के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण, कौशल विकास या फिर पर्यटन संवर्धन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, 7 टीका निवारणी रोगों के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण। आइए प्रश्न संख्या 79 देखते हैं। 79 में पूछा गया था, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? नाटक, महिलाओं का अधिकार, बच्चों का अधिकार या फिर पर्यावरण सुरक्षा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पर्यावरण सुरक्षा। आइए प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। 80 में पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय फैसले के अनुसार IT अधिनियम की धारा 66(1) किसका उल्लंघन करती है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 25? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 19(1). ठीक है, आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 81 में क्या पूछा गया था? यह भी करंट अफेयर्स का प्रश्न था। पूछा गया था कि हाल ही में खाद्य संसाधन के लिए स्वीकृत 17 मेगा फूड पार्कों में से कितने राज्य एजेंसियों को आवंटित किए गए हैं? 7, 10, 11 या फिर 13? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7। आइए 82 देखते हैं। ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 83, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 84, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। 85 ये रीजनिंग का प्रश्न है। यहाँ से आपका मैथ रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो जो इसको आप सॉल्व करेंगे 85 को, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, 160। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 160। 86 देखते हैं। 86 में पूछा कि भिन्न दिया है, 50 सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर आएगा 28/39। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87 देखते हैं। 87 पूछा है कि कौन सा समूह अन्य से भिन्न है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मैं इस PDF को अपने टेलीग्राम चैनल पे अभी अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है,
88 देखते हैं। 88 में जो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 121। 89 में अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है, पूछा है कि मेलुप्त अक्षर है, यहाँ आगे नेक्स्ट कौन सा आएगा, तो नेक्स्ट इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा एफ। ठीक है, यहाँ पे एफ आ जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 90 देखते हैं। 90 में पूछा गया है मैथमेटिक्स में एम को पी से, ए को डी से और टी को डब्ल्यू से और इसी प्रकार अन्य को बदल दिया जाए तो नवीन अक्षर श्रृंखला का नवा अक्षर होगा। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा यल। ठीक है, 91 देखते हैं। 91 पूछा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर असंख्या होगी, यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या क्या आएगा 91, तो यहाँ पे बी आ जाएगा 32। ठीक है, यहाँ पे 32 आ जाएगा। 92 देखते हैं। 92 में पूछा है -100 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योग है, तो इसका योग कितना हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा आपका 217। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 217। 93 प्लस और भाग तथा 2 और 5 को आपस में बदलते हुए 8 + 4 × 5 / 2 - चिन्ह का मान ज्ञात कीजिए। जब इसका आप लोग मान ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, इसका मान आएगा ऑप्शन नंबर सी 6 आ जाएगा। 94 देखते हैं। 94 में पूछा है कि राम उत्तर पश्चिम 4 किलोमीटर पैदल चलता है और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम जाता है, प्रस्थान बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। 95 देखते हैं। 95 में पूछा गया अनुक्रम XBZ VDY TFX RH W, अगला सीरीज क्या बनेगा पूछा है प्रश्न में, तो अगला जो पद बनेगा क्या बनेगा, 1 मिनट, अगला पद बनना चाहिए 95 का, इसका बनेगा PJV। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा PJV। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 96। 96 में पूछा एक समय में केवल एक अक्षर परिवर्तित करते हुए कितने न्यूनतम चरणों में शब्द लाख को बैंक में बदला जा सकता है, प्रत्येक परिवर्तन में एक सार्थक शब्द बनना चाहिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 3 आ जाएगा। ठीक है। 97 इसमें पूछा है कि यदि किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई 50% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9/5 टाइम्स 9/5 गुना। ठीक है। 98 में पूछा गया था कि यदि एक दर्पण में देखने पर किसी घड़ी में समय 9:30 प्रतीत होता है तो समय सही है, तो सही समय क्या होना चाहिए, 2:30, 4:30, 6:30 या फिर 6:10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा 2:30। ठीक है। 99 देखते हैं। इसमें पूछा है कि बॉक्स में लुप्त संख्या कौन सी है, पूछा यहाँ पे लुप्त संख्या कौन सी है, 10, 12, 15 या 16। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसमें क्या हो जाना चाहिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15। ठीक है, सी हो जाएगा 15, यहाँ पे 15 हो जाएगा। 100 देखते हैं। 100 में पूछा गया है यदि 5, 10, 15 तथा x का औसत 20 है तो x का मान कितना है। तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या x के औसत क्या आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा 20। ठीक है, सॉरी x का मान पूछा ना, x का मान 20 नहीं आएगा, x का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा D 50। आइए 101 देखते हैं। इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित किस राज्य ने राज्य पक्षी के रूप में घरेलू गौरैया की घोषणा की है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली या फिर राजस्थान। तो इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। 102 देखते हैं। 102 में पूछा गया था प्रसिद्ध व्यक्तित्व यूसुफ अली केचेरी का निधन हो गया, वे प्रसिद्ध थे। ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा गया था और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मलयालम कवि के रूप में। 103 देखते हैं। 103 में पूछा गया था कि इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, BS शेखावत या फिर सोमनाथ चटर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मीरा कुमार। ठीक है। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 104। 104 में पूछा गया है प्रसिद्ध व्यक्तित्व लिया वैन लीर का हाल ही में निधन हो गया, वह थी इटालियन सिनेमा की अग्रदूत, इजरायली सिनेमा की अग्रदूत, अमेरिकन सिनेमा की अग्रदूत या एक छायाकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इजरायली सिनेमा की अग्रदूत। अब आइए हम लोग 105 देखते हैं। 105 में पूछा गया था श्री रामायण महान्वेषणम पुस्तक किसने लिखी है, PK वर्मा, विनोद मेहता, शशि थरूर या एम वीरप्पा मोइली। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एम वीरप्पा मोइली।
आइए प्रश्न संख्या 106 देखते हैं। 106 में पूछा है सोलर इम्पल्स 2 क्या है? सौर ऊर्जा चालित मोबाइल फ़ोन, सौर ऊर्जा चालित मिसाइल, सौर ऊर्जा चालित पनडुब्बी या फिर सौर ऊर्जा चालित विमान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सौर ऊर्जा चालित विमान। ठीक है। प्रश्न संख्या देखते हैं 107। 107 में पूछा गया था कि किस राज्य ने लड़कियों के लिए भाग्यश्री योजना को प्रारंभ किया है? दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। 108 देखते हैं। 108 में पूछा गया था कि जनरत्न नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संचार को बढ़ावा देने के लिए, देश में यातायात सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार द्वारा भारत तथा बांग्लादेश के मध्य बस सेवा को प्रारंभ करने के लिए, या फिर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है। जो जनरत है उसको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है और ये निम्न लागत एसी बस सेवा है। ठीक है। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 109। 109 में पूछा गया था, करंट अफेयर्स का प्रश्न था और ये प्रश्न जो कि जनसंख्या से है, यह पूछा गया था कि वर्ष 2013 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उत्तर प्रदेश में जन्मदर प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्मदर से कम थी। उत्तर प्रदेश में जन्मदर प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्मदर से अधिक थी। उत्तर प्रदेश में जन्मदर 25 से अधिक थी, या फिर उत्तर प्रदेश में जन्मदर 30 से कम थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जन्मदर प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्मदर से कम थी। और हम लोग 2011 की जनगणना की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जन्मदर जो कि कितना था? वह था 27। कितना था? 27। और पूरे भारत की बात करें तो जो उसका जन्मदर कितना है? वह है 21। ये है यूपी का। और हम लोग अगर भारत की बात करें, पूरे भारत का, वह था 21। तो जो पूछा कि उत्तर प्रदेश में जन्मदर प्रति व्यक्ति 1000 पर भारत की जन्मदर से कम थी। ठीक है। पूछा कौन सा असत्य है ना? ये देखिए कम नहीं है, क्या है? ज़्यादा। 21 से 27 ज़्यादा है। तो यह जो कि यह सही, ये सेंटेंस सही नहीं है। भारत की जो उत्तर प्रदेश की जन्मदर थी और कुल भारत की जन्मदर से अधिक थी। भारत की कितनी है? 21 और उत्तर प्रदेश कितनी थी? वह थी 27। ठीक है। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 110। 110 में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में वर्ष 2015-16 को किस रूप में मनाने की निर्णय लिया है? अभी करंट अफेयर्स का प्रश्न था और इसका राइट आंसर क्या हो जाता? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 110 का सी हो जाता, किसान वर्ष। ठीक है। किसान वर्ष हो जाता। 111 देखते हैं। यह भी जो है कि आपका जनसंख्या से प्रश्न है। जनसंख्या से कि हर वर्ष प्रत्येक वर्ष जो कि जनसंख्या से अधिक प्रश्न पूछा गया है, चाहे वह भारत की जनसंख्या से हो या फिर जनगणना से हो या फिर जो कि उत्तर प्रदेश की जनगणना से हो। ठीक है। तो प्रश्न पूछा गया था कि 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी? गाजियाबाद, महोबा, कानपुर, वाराणसी। अगर हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश को देखेंगे साक्षरता दर, तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे अधिक है और सबसे कम श्रावस्ती में है। जो प्रश्न में पूछा गया है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कानपुर। लेकिन आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है? आयोग ने इसका उत्तर ए माना है, गाजियाबाद। ठीक है, जो कि गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कानपुर। आइए 112 देखते हैं। 112 में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है पंजीकरण शुल्क से, व्यापार कर से, भूमि राजस्व से या फिर संघीय एक्साइज ड्यूटी के हिस्से से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यापार कर से, यानी कि ट्रेड टैक्स, व्यापार टैक्स से। ठीक है। 113 में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, वाराणसी में, नोएडा में, लखनऊ में या फिर ग्रेटर नोएडा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा में। प्रश्न संख्या 114 देखते हैं। 114 में प्रश्न पूछा गया था कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है शेर, हाथी, चीता या फिर कंगारू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेर। प्रश्न संख्या 115 देखते हैं। 115 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है? वसा, अंतःस्राव, हार्मोन, प्रोटीन या फिर विटामिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 116। 116 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव निम्नीकरण है? प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा, मरकरी या फिर रबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ये भी रिपीटेड प्रश्न है, ये भी 2 बार प्रश्न अगर आप देखेंगे 21 का 16 का, तो वहाँ पर आपको ये प्रश्न मिल जाएंगे। 117 देखते हैं, इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। 118 देखते हैं, 118 में पूछा गया था कि हवाई जहाज़ के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर नियॉन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीलियम। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। प्रश्न संख्या 119 देखते हैं, 119 में पूछा गया था कि भोजन का एक प्रमुख अंग है स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या फिर सेलुलोज। प्रमुख अंग क्या है? प्रमुख अंग आपका कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। आइए प्रश्न संख्या 120 देखते हैं। हम लोग प्रश्नों की व्याख्या बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। 120 में प्रश्न पूछा गया था कि लाल स्याही बनाई जाती है फिनॉल से, एनिलीन से, कांगोरेट से या फिर ईओसिन से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईओसिन से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईओसिन से। आइए प्रश्न संख्या 121 देखते हैं। 121 में पूछा गया था कि भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था, क्या नाम था? मिथाइल एल्कोहल, फास्फाजीन, मिथाइल साइनेट या फिर मिथाइल एमाइन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। 122 देखते हैं। 122 में पूछा गया था कि फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है सोडियम थायोसल्फेट, बोरेक्स, सोडियम टेट्राथायोनेट या फिर अमोनियम मॉलिब्डेट। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। और इसका उपयोग सोने व चांदी के निष्कर्षण में भी किया जाता है। जो सोडियम थायोसल्फेट होता है, इसका उपयोग सोने व चांदी के निष्कर्षण में भी किया जाता है। प्रश्न संख्या 123 देखते हैं। प्रश्न संख्या 123 में पूछा गया था कि प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वायुमंडल में कौन सी होती है? वो होती है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन पूरे वातावरण में अगर बात करें वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। इसका परसेंटेज क्या है? तो नाइट्रोजन आपका पाया जाता है 78 पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, 78.07%। वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है कितनी होती है? ये होता है आपका 20.93%। ठीक है, 20.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? यह पाया जाता है 0.03%, यहाँ पॉइंट रहेगा 3%। और आर्गन की बात करें, महत्वपूर्ण और गैस है आर्गन। यह कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में पाई जाती है और यह पाया जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड से कम मात्रा में पाया जाता है 0.93। यहाँ पॉइंट रहेगा, कलम नहीं चल पा रहा है, 93%। तो सबसे अधिक आपका नाइट्रोजन है 78.07%, उसके बाद आपका ऑक्सीजन है 20.93%, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा आपका 0.03% और उसके बाद आर्गन 0.93%। ठीक है, 124 देखते हैं। 124 में प्रश्न पूछा गया था कि मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? ऑक्सीटोसिन, केरेटिन, वैसोप्रेसिन या फिर ट्रिप्सिन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरेटिन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 125 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? आयोडीन युक्त नमक, समुद्री नमक, सिंधा नमक या फिर संसाधित साधारण नमक। पूछा है कि किस लवण को यानी किस नमक को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्री नमक। ठीक है, और समुद्री नमक के अधिक उपयोग से क्या होता है कि इसे उच्च रक्तचाप यानी कि जो कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, वह किडनी भी खराब होने की संभावना इससे अधिक हो जाती है, इसलिए जो कि उसको प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। आइए प्रश्न संख्या 126 देखते हैं। 126 में पूछा गया था कि प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है हिमालय पर्वत के उच्च स्थानों की चट्टानों से, वेनेजुएला में एंजिल प्रपात के फेन यानी झाग से, चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से या फिर अंडमान के निकट समुद्री ज्वार भाटा के अवसाद से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 127 में पूछा गया था गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? केसिन, लैक्टोज, केसिन के साथ साथ कैरोटीन या फिर लैक्टोज के साथ साथ ब्यूटेरिक एसिड।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केसिन के साथ साथ कैरोटीन। ठीक है, देखिए क्या होता है कि केसिन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। जो केसिन होता है इसके कारण क्या होता है? इसके कारण जो दूध का रंग होता है वो सफ़ेद होता है, वाइट होता है। और इसके बाद जो होता है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण उसमें पीलापन आ जाता है। ठीक है, दूध का रंग जो होता है वो पीला होता है। तो केसिन और कैरोटीन दोनों के कारण क्या होता है? गाय का दूध सफ़ेद पीला होता है, यानी पीले सफ़ेद रंग का होता है। 128 देखते हैं। 128 में पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। ए तथा आर दोनों सही है और आर का सही स्पष्टीकरण आर है। यानी बोला है कि सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है और तीव्र प्रकाश में शरीर को मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। तो ऑप्शन में दिया गया है कि ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ए तथा आर दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। आर असत्य क्यों है? क्योंकि तीव्र प्रकाश में शरीर में जो होता है उसमें जो कि मेलाटोनिन का उत्पादन कम होने लगता है। यहाँ बोला गया है कि मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है, अधिक नहीं होता है, या कम होने लगता है। ठीक है, और कम होने लगता है जिससे निद्रा में व्यवधान आता है। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 129। इसमें पूछा गया था कि इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब या फिर मुराद? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, दारा शिकोह। ठीक है, देखिए शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद दारा शिकोह ने सिर ए अकबर के नाम से किया था और शाहजहां ने जो कि दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की पदवी भी दी थी। आइए प्रश्न संख्या 130 देखते हैं। 130 में पूछा गया था कि नयनार कौन थे? वैष्णव धर्मानुयायी, शैव धर्मानुयायी, और यहाँ पे दो ऑप्शन और दिए गए हैं, देख लेते हैं, शाक्त या सूर्योपासक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शैव उपासक। ठीक है, शैव अनुयायी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शैव धर्मानुयायी। ठीक है ना। देखिए जो है कि दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकाल में भगवान विष्णु की उपासना करने वाले अलवार और भगवान शिव की यानी शैव की उपासना करने वाले नयनार कहलाए गए। आइए प्रश्न संख्या 131 देखते हैं। प्रश्न संख्या 131 में पूछा गया था, सप्तपर्णी गुफा स्थित है सांची में, नालंदा में, राजगिरी में या फिर पावापुरी में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजगिरी में। ठीक है, और अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो जो कि प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में इसी राजगिरी में जो स्थित सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 483 BC में ईसा पूर्व में हुई थी। और जिसकी इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। जो सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में, उसकी अध्यक्षता जो है कि महाकश्यप ने की थी। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 132। 132 में पूछा गया था, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? गंग, काकतीय, होयसल या फिर कदम्ब? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, होयसल। प्रश्न संख्या 133 पूछा गया था, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से या फिर ऋग्वेद से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अथर्ववेद से। आइए प्रश्न संख्या 134 देखते हैं। प्रश्न संख्या 134 में पूछा गया था कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? बृहत कथा, ब्राह्मण, बृहत संहिता या फिर जय संहिता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जय संहिता। प्रश्न संख्या 135 देखते हैं। 135 में पूछा गया था, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? भीतरी स्तंभलेख, इलाहाबाद स्तंभलेख, मंदसौर अभिलेख, उदयगिरी अभिलेख? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीतरी स्तंभाभिलेख, भीतरी स्तंभ लेख। ठीक है, और भीतरी स्तंभ लेख जो है कि अभिलेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है। और इस अभिलेख में स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, इसका उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या देखते हैं 136। 136 में पूछा गया था कि वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में या फिर गुजरात में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात में। और यह बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा, जो वल्लभी विश्वविद्यालय था, यह जो कि बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 137। 137 में पूछा गया था कि हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? प्रियदर्शिका, नागानंद, हर्षचरित, रत्नावली? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
1 2 3 और 4, 1 2 4, 1 2 3 और 2 और 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हर्ष ने जो जिनकी रचना की थी वो प्रियदर्शिका था, नागानंद था और रत्नावली था। तो 1 2 और 4, 1 2 और 4 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 2 और 4। तो बात होती है कि हर्षचरित की रचना किसने की थी? तो हर्षचरित की रचना जो है कि बाण भट्ट ने किया था। किसने किया था? बाण भट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं 138 में पूछा गया था, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है पीतलखोरा में, जुन्नार में, कारले में या फिर बेड़सा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कारले में। ठीक है, कारले जो कि ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में भी लोनावाला महाराष्ट्र में कारले में जो है कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 139 पूछा गया था कि रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड मिंटो सेकेंड द्वितीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और अगर गवर्नर जनरल वायसराय की बात करें तो इसका जो समय था, इसका टेन्योर कब से कब तक था? तो इसका टेन्योर था 1916 से 1916 से लेकर 1921 तक। ठीक है, 1921 तक। और इसी के शासनकाल में 1919 में क्या हुआ था? और रॉलेट एक्ट पास किया गया था और इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 1919 में। आइए प्रश्न क्या देखते हैं 140 में पूछा गया था कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से प्रभावी हुआ था जुलाई 4 1947 ईस्वी को, जुलाई 10 1947 ईस्वी को या फिर जुलाई 18 1947 ईस्वी को या फिर अगस्त 14 1947 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 18 1947 ईस्वी को। तो यह आपका सहायक RO ARO 2014 के प्रारंभिक परीक्षा का कुल 140 प्रश्न था और इसमें हम लोगों ने करंट अफेयर्स के प्रश्नों को बहुत कम देखा हुआ है। इसका जो PDF है आप लोग उसे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से आप लोग PDF को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो है कि आपका 2021, 2017, 2016 का जो है कि री एग्ज़ाम और 2016 का कैंसल एग्जाम, ये 4 पेपर हम लोग देखा। आज हम लोग 2014 का भी पेपर देख लिया। और इसके बाद हम लोग जो हिंदी का पेपर है, जो 60 प्रश्न पूछे गए हैं हिंदी के, उसका भी हम लोग इन सब वर्षों के जो हिंदी के पेपर से उसको अब स्टार्ट करेंगे, उसको देखेंगे। और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और भी छात्र इसका फ़ायदा उठा सके। जो प्रीवियस के पेपर होते हैं उसका सोल्यूशन देख सकें। और पूरा पेपर देखने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।